आरोग्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्यम। सर्दी, खांसी, जुकाम ये ऐसी समस्याएं हैं जो कॉमनली किसी को भी हो सकती है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसके लिए आयुर्वेद में कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम बात करेंगे कॉमन कफ एंड कोल्ड के बारे में। ये समस्या तो आमतौर पर हर किसी को होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे के मुख्य कारण क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि खांसी, सर्दी ये सब चीजें आमतौर पर बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें प्रकृति का अगर देखा जाएगा तो कफ प्रकृति जिसे कहते हैं बच्चों में, या फिर खाने पीने में जो भी ठंडी चीजें हम जिसे कहते हैं जी। तो जब भी ये सब चीजें एक साथ में आ जाती है तो ये खांसी, सर्दी ये सब चीजें, आपको नाक बहना, नाक कभी कभी बंद हो जाता है, गला पकड़ना, ये सब चीजें एक साथ में हो, किसी को बुखार भी हो सकता है। तो ये सब ठंडी चीजों की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, बरसात में भी ठंडक आ जाती है या फिर कोई ज्यादा एसी में बैठता है जी। तो इन सब कारणों से जब नाक बहने लगता है या फिर बंद हो जाता है, उसके साथ में थोड़ा सा नीचे अगर उतर के आए तो उसके बाद में खांसी भी हो जाती है जी। ये सब चीजें सर्दी और खांसी के लिए कारण है। और इसकी वजह से जैसे उम्र का हिसाब लगाया जाए तो जब इम्यूनिटी कम रहती है तो इम्यूनिटी बच्चों में कम रहती है या फिर किसी बीमारी की वजह से बड़ों में भी कम हो सकती है। थोड़ा सा जब कोई बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो 60-70 के बाद में उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है जी। तो जब भी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो ये अलग अलग बाहर के कारणों से शरीर में बदलाव आता है और उससे सर्दी खांसी हो जाती है। जी बिल्कुल। सर, जैसे हमने देखा कि ये किसी को भी होने वाली समस्या है, तो ये जो कॉमन कफ एंड कोल्ड है इसके क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं? जैसे आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद में इसे 5 तरीके के सर्दी और खांसी के प्रकार बोले हैं। तो उसमें से कुछ चीजें हैं जो तुरंत होने वाली और उसके बाद में वात पित्त कफ की वजह से होने वाली, जैसे गर्माहट की वजह से भी कभी कभी सर्दी खांसी हो सकती है। कफ की वजह से, जैसे हम लोग ठंडक की वजह से जी। वैसे ही कभी कभी ज्यादा हम लोग ज्यादा हवा में चले जाते हैं तो उससे भी आप देखते हो कि कोई गाड़ी पे बैठा है या फिर 2 पहिए वाली किसी बाइक पे बैठा है तो उसको भी बाद में नाक बहने लगता है जी। तो सर्दी वात पित्त कफ की वजह से हो सकती है। अगर थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि जिनको 12 महीने ये चलता ही रहता है तो ये उसे जीर्ण प्रतिशय या फिर पीनस ऐसे नाम दिए गए हैं कि जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अंदर ही कुछ बदलाव हो जाते हैं, जैसे नाक में वहां पे पॉलिप जैसे हो जाते हैं या फिर वहां पे सूजन आ जाती है। तो ये सब कारण है जो बाहर के और शरीर के अंदर के कि जिनकी वजह से आपको सर्दी होती है। और इसके प्रकार आयुर्वेद में जैसे बताया वैसे ही और भी तरीके हैं कि जीर्ण यानी जो पहले वाली हो चुकी है जी। कुछ है जैसे एलर्जी की वजह से होने वाली, बाहर की किसी चीज को आप, जैसे चूहा है तो चूहा मारने के लिए आप दवाई, किसी शेर को मारने वाली दवाई यूज करते हो, तो वैसे ही शरीर कहीं छोटा सा कुछ पदार्थ है कि जो उसे सह नहीं पाता है जी। तो उस वक्त वो अगर शरीर से स्पर्श कर जाता है तो शरीर एकदम अपने पूरे दरवाजे बंद कर देता है तो ये हो गया एलर्जी वाली। तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखते हैं तो एक तरफ है कि आपकी प्रतिकार करने की क्षमता कम होना, दूसरी तरफ है एलर्जी। ये दोनों की वजह से और बाहर के सीजन के बदलाव से आपको सर्दी खांसी हो सकती है। जी बिल्कुल। सर, ये जो आपने कहा कि मौसम के बदलाव की वजह से भी हमें सर्दी हो सकती है या फिर किसी एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी हो सकती है या फिर किसी बड़ी समस्या के लक्षणों के तौर पर भी हमें सर्दी खांसी हो सकती है, तो ये जो सभी प्रकार है इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम वो देख पाते हैं? जैसे सीजन की वजह से होने वाली सर्दी तो आपको सामने से देखने को मिलता ही है कि यहाँ पे बदलाव हो गया और वहां पे सर्दी खांसी शुरू हो गई। कुछ लोग हैं कि जो बच्चे
स्विमिंग के लिए हम लोग उनको तैरने के लिए भेजते हैं और उसके बाद में उनका नाक बहने लगता है। तो ये हो गया कि बाहर के कारणों की वजह से होने वाली। जी। वैसे ही और एक टाइप भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे भी कोई साधारण व्यक्ति अगर देखता है कुछ खाने पीने में बदलाव आ जाते हैं तो उसकी वजह से होने वाली फूड एलर्जीज की वजह से, तो ये सब चीजें आप पहचान सकते हो थोड़ा सा। अगर आपने जिसे हम लोग परीक्षण बोलते हैं, तो ये परीक्षण है, उसके बाद में कुछ खून की जांच है, उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे कारणों की वजह से जैसे होता है वो तो सामने से पता चल गया, खांसी सर्दी बाहर की चीजों से हो गई। लेकिन बड़ी बीमारी का लक्षण नाक से पानी बहना या फिर खांसी होना, ज्यादातर खांसी के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी अभी कुछ सालों में हमने कोरोना जैसी बड़ी बीमारी का सामना किया था, तो उस वक्त ये बड़ी बीमारियों की वजह से होने वाला और इसके ऊपर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तकलीफ देने वाली चीजें जैसे एस्बेस्टोसिस है, या फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि टीबी की वजह से भी खांसी सर्दी हो सकती है। तो ऐसे बड़े किसी रोग के लक्षण के तौर पे भी आप सर्दी खांसी देख सकते हो। सर, जैसे कि आपने कहा कि सर्दी जैसी समस्या के लिए भी खून की जांच करवाते हैं, तो ये जांच कौन सी होती है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम देखते हैं कि किसी को भी ये छोटे छोटे कारणों से जो सर्दी हो जाती है, अगर एक बार हो गई 2-3 दिन में रुक गई, तो ये तो हो गया जीवाणु की वजह से होने वाली। इसके लिए जांच जनरली डॉक्टर्स नहीं कहते, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो शायद एलर्जी की वजह से हो या फिर उसकी प्रतिकार क्षमता कम हो गई है, तो उसके लिए ये जांच आप डॉक्टर से सलाह लेके कर सकते हो। उसके साथ में इसमें जांच करते हैं तो अलग अलग तरीके के क्ष किरण यानी एक्सरेज निकालते हैं, जैसे चेहरे का एक एक्सरे निकाला जाता है या फिर अपने चेस्ट का निकाला जाता है। इसके साथ में कुछ परीक्षण है जैसे सांस लेने की क्षमता, सांस छोड़ने की क्षमता, तो उसके लिए अलग अलग वहां पे हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। खून की जांच में आप एलर्जी चेक कर सकते हो, खून की जांच में आप किसी बड़ी बीमारी का ये कारण है या किसी जंतुओं की वजह से हो रहा है तो उसकी वजह से होने वाले बदलाव आप देख सकते हो। तो तपास करना है तो इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के लगभग 300 तरीके के टेस्ट आप करा सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि डॉक्टर उसे अगर चाहता है कि ये चीज करने की जरूरत है तो ही वो आप करवाए। सिर्फ वहां पे सर्दी खांसी हो गई है तो तुरंत दौड़ के टेस्ट करवाना, क्लिनिकली हम लोग कहते हैं कि पहले क्लिनिकली यानी रुग्ण को जांच के उसके बाद में डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि इसकी टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। उसे अगर लगता है कि नहीं ये किसी दूसरी बीमारी का लक्षण हो सकता है तो करेंगे, तो जरूर आप करवाइए, लेकिन टेस्ट के लिए आप डॉक्टर की सलाह के बगैर खुद मत दौड़िए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी जांच हो हमें डॉक्टर के सलाह से ही करनी जरूरी होती है। डॉक्टर, जैसे कि आपने पहले बताया कि हमारी जो 3 प्रकृतियां होती है, वात, पित्त और कफ, तो जिसकी प्रकृति ही कफ वाली हो उसकी खांसी हमने देखा है कि चलती ही रहती है, कोई थोड़े दिन के बाद उसे खांसी होती ही रहती है। तो क्या इस टाइप की खांसी हम ठीक कर सकते हैं? प्रकृति का जब हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति के लिए आयुर्वेद में समझने के लिए एकदम सिंपल सी चीज बताइए कि जिसका शरीर थोड़ा सा तगड़ा हो, उसके साथ में उसे बार बार होने वाली बीमारियां ना हो, ये बड़े होने के बाद में जी। लेकिन किसी भी चीज की वजह से उसका शरीर सुदृढ़ हो तो वो कफ की प्रकृति में ज्यादातर जाता है। जिसका थोड़ा सा गुस्सा हो या फिर जो सुंदरता में हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि जिनको अपनी एक तरीके का ग्रेस होता है, ये सब पित्त प्रकृति वाले होते हैं, और जिनमें सब जल्दबाजी हो, कहीं पे ठिकाना ना हो, तो ये सब वात प्रकृति में आता है। तो ये तीनों में भी अगर आप देखते हैं कि कफ प्रकृति और वात प्रकृति में बीमारियां ज्यादा रहती है जी। तो उसमें से भी कफ प्रकृति में पहले से ही वहां पे ठंडक है, पहले से ही वहां पे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि स्रावों का प्रमाण अधिक है, तो बाल्टी उसकी पहले से ही आधे से ज्यादा भरी हुई है। उसमें सीजन चेंज आ गया तो और बाल्टी भर गई, उसके बाद में खाने पीने में आपने ठंडक वाली चीजें ले ली तो और जल्दी भर गई। तो इसके लिए कफ वाले जो भी लोग हैं उनको सर्दी खांसी होना या फिर हम कहते हैं कि जो अपनी छाती और उसके ऊपर के ऑर्गन्स में होने वाली बीमारियां ज्यादा रहती है जी। और उसकी वजह से जैसे सर्दी खांसी हो या उससे आगे चल के
नाक से पानी बहना हो या फिर वहां से ज्यादा हम जिसे सिंघाणक कहते हैं, तो ये सब चीजें वहां से बहना, या फिर वहां पे आपको सर भारी होना हो, उसके बाद में कभी किसी को बीमारी की वजह से बुखार भी आ सकता है, ये सब चीजें जो है कफ की वजह से है। तो अगर जिसकी प्रकृति कफ है उसे सर्दी खांसी बार बार होना, फिर वो बच्चा हो तो बच्चों में तो और ज्यादा रहेगा जी। तो ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं कि जिनको पूरे साल भर वहां पे आप सर्दी खांसी देखते रहते हो, तो ये जनरली कफ प्रकृति, उसके साथ में उनके उम्र और उसके साथ में खाने पीने में देने वाली जो फल है या दूध है, ये सब चीजें भी कफ को बढ़ाती है जी। तो ऐसे बच्चों में हम जब आगे देखेंगे कि खाना पीना क्या होना चाहिए, तो उस वक्त हम लोग एक बात आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल सर, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कॉमन कफ एंड कोल्ड का वर्णन आयुर्वेद में किस तरह से किया गया है? जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्दी को प्रतिशय बोला गया है जी, और खांसी को कास बोला गया है। उसके अलग अलग जो प्रकार है वो भी वर्णन किए गए हैं, उसके कारण भी दिए गए हैं, उसके लक्षण भी दिए गए हैं, उसके प्रकार दिए गए हैं और उसके साथ में उसकी चिकित्सा भी दी गई है। और ये सब चीजों के साथ में जैसे बोला गया है कि कफ यानी पृथ्वी और आप तत्व एकत्र आने से तैयार होता है, तो जहां जहां पे भी आपके शरीर में ये चीजें ज्यादा मात्रा में हो तो वहां पे आपको खाने पीने में यही चीजें अगर ज्यादा आ जाती है तो ये बीमारी हो सकती है। और इसे प्रतिकार करना है तो इसमें आपको वायु और अग्नि तत्व वाली चीजें थोड़ी ज्यादा लेनी है, यानी थोड़ा तीखापन हो खाने में, उसके साथ में आपने अगर जैसे कड़वा चीज कोई है तो इन चीजों से आप ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो, ये भी बताया। उसके साथ में अलग अलग दवाइयां हैं, घरेलू नुस्खे हैं, ये सब चीजें आप आयुर्वेद को और सर्दी जुकाम को साथ में देखते हो तो इन सब चीजों का जिक्र यहाँ पे अच्छी तरीके से किया गया है। जी बिल्कुल सर, आपने अभी घरेलू नुस्खों की बात की तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमारे घर में ऐसी कौन सी औषधि या फिर जड़ी बूटियां होती है जिनका इस्तेमाल हम कॉमन कफ एंड कोल्ड के लिए कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक चीज जो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि सर्दी खांसी ये आमतौर पर होने वाली सिंपल बीमारी हम लोग कह सकते हैं, और जिसके लिए दादी माँ के नुस्खे और ये सब पहले जमाने में तो बहुत हुआ करता था। अभी थोड़ा सा ऐसे हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ये चीजें हम कम देखते हैं। तो ऐसे में अगर हमें कुछ करना है तो अपने मसाले जो भी है तो उसमें भी बहुत सी दवाइयां होती है। आप अगर चाहो तो उसको, जैसे हम लोग हमेशा चाय कॉफी जैसे बनाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा अदरक डाल दिया, हल्दी वाला दूध पी लिया, तो इससे भी आप सर्दी खांसी को कम कर सकते हो। जैसे मसाले हैं तो मसालों में जनरली लौंग है, उसके साथ में दालचीनी है, उसके साथ में इलायची है, इनको आप सर्दी खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे गर्म चीजें है, गर्म चीजें जो है वो ठंडे को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। खाने पीने में बदलाव करना है कि जहां तक हो सकता है बच्चों को या जिसको भी सर्दी खांसी हो रही है उसे फल कम देने हैं, और उसके साथ में दूध का भी इस्तेमाल अगर करना है तो उसके साथ में थोड़ी सॉल्ट और उसके साथ में हल्दी लेके ही दूध देना है, नहीं तो दूध देना ही नहीं है। जहां तक हो सकता है खाने पीने में मीठी चीजें, थोड़ी सी खट्टी, और हम लोग जो आम्ल रस बोलते हैं, तो ये सब चीजें जितनी आप कम लेते हो तो उतनी आपकी खांसी सर्दी की संभावना कम होती है। और उसको हम एक तरफ बोलते हैं कि एक कारण भी है, उसके दूर रखने के लिए आपका उपाय भी है कि चीजें आपके खाने से कम करो। तो पथ्य अगर आप ये संभालते हो तो उसकी वजह से आपको सर्दी खांसी अगर हो भी जाती है तो कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादा तीखी तली हुई चीजें जो रहती है तो तली हुई चीजों को नहीं लेना है, लेकिन तीखी चीज से सर्दी कम होती है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अजवाइन है या फिर काली मरी है, ये सब चीजें अगर आपके खाने पीने में आ जाती है तो उससे सर्दी खांसी जल्दी ठीक कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है। खाने के जो भी मसाले हैं तो उनका इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो भी उससे सर्दी खांसी जल्दी कंट्रोल आती है। लेकिन जो भी हम लोग घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं वो 1 या 2 दिन तक इस्तेमाल करने हैं, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाना अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जो घरेलू नुस्खे कर चुका है लेकिन फिर भी उसकी सर्दी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है,
तो ऐसे पेशेंट के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताए गए? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सर्दी खांसी जैसी बीमारियां जो कफ की वजह से होती है जी। और वो घर में कुछ ना कुछ तो करके आए हैं। ऐसे में हमारे पास तो और भी पेशेंट्स आते हैं कि बहुत जगह पे घूम के भी आते हैं। तो उस वक्त हमें पहले तो उसकी जांच करनी है कि इसको बार बार सर्दी खांसी क्यों हो रही है, या फिर इसे जो हो गया है वो अभी गंभीर लक्षणों से युक्त तो नहीं है, दूसरी किसी बीमारी की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। तो उस वक्त हमें जब जांच करते हैं तो कभी कभी ये भी देखना होता है कि नाक अंदर से बंद हो रहा है या फिर उसके छाती में कफ जम गया है, तो उसके लिए कुछ चेकिंग्स भी किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है या फिर एक्सरेज है। उसके साथ में ब्रीदिंग टेस्ट एक करवाया जाता है कि जिसमें उसको सांस रोकने की और सांस छोड़ के उसे बाहर रोकने की क्षमता को देखा जाता है। इससे होता क्या है कि बीमारी का जो भी वहां पे हम सामने लक्षण देखते हैं वो गंभीरता की तरफ तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि ऐसे देखा गया था कि सर्दी खांसी को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की वजह से बड़ी बीमारी, और कुछ बीमारी ऐसे होती है कि जो झट से बढ़ती है, जैसे बरसात में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में अचानक से पानी बढ़ता है, तो वैसे किसी बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से, जैसे जीका से लेके अभी कोरोना तक बहुत से वायरस है जैसे कि जो सर्दी खांसी के लक्षण शुरुआत में रहते हैं, बाद में एकदम अचानक से जानलेवा हो सकते हैं। तो उसके लिए जांच करने की जरूरत रहती है। 3-4 दिन अगर किसी को बीमारी है तो उसके बाद में उसकी जांच की आवश्यकता रहेगी। ये जांच करके जब आपको पता चलता है कि इतना कुछ गंभीर नहीं है, तो उसके बाद में आप अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट्स जो है वो करना शुरू कर सकते हैं। और उस वक्त आपको ग्रेड के हिसाब से, यानी कितना बीमारी कितने दिनों से है, अभी जो हो गई है वो उसकी पूरी दिन भर की काम के ऊपर भी असर कर रही है, रात की नींद भी उसकी उड़ा रही है, तो ऐसी बीमारी में आपको उसे सांस का जो मार्ग है उसे खुला रखने के लिए स्टीम जैसी चीजों को, यानी भाप लेने की उसको ज्यादा जरूरत रहेगी। उसके साथ में थोड़ा सा तेल लगा के उसको मालिश करके हम लोग छाती के ऊपर भी उसे, पेट के ऊपर उसे थोड़ा सा सेकते हैं। ये तो बच्चों में हम लोग करते ही। उसके साथ में जैसे स्टीम करते हैं उसके साथ में गरारे भी करते हैं। ये सब चीजें जब कराते हैं तो उससे जो मार्ग है वो थोड़ा खुलने लगता है। उसके साथ में खाने पीने में से उसकी ठंडी या ठंडी प्रकृति वाली ठंडी, हम लोग कह सकते हैं कि जो भी खाने पीने में स्वीट्स है, नमकीन है, थोड़ी खट्टी चीजें, इनको बंद करते हैं जी। ये सब चीजें करने के साथ में और एक करना होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप 5 तरीके से रोग से लड़ सकते हो जी। एक है उसका खाना पीना, तो यहाँ पे खाना पीना आपने रोक दिया और उसमें थोड़ा सा तीखापन लेके आए। उसके साथ में आपने उसको विहार यानी सांस की जो एक्सरसाइजेस है, जैसे डीप ब्रीदिंग है, या फिर उसके साथ में अपने स्टीम वगैरह उसको जोड़ दी, तो ये उसके साथ में आ गया औषध जी। और उसके साथ में पंचकर्म में जैसे हम लोग सेक कर रहे हैं, तो ये सब चीजों से आप बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके साथ में इसे बार बार ना होने के लिए वहां पे अलग अलग रसायन चिकित्सा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नाक और छाती के अंदर के जो भी अवयव है जी। तो इससे मांस और उसके साथ में रक्त जुड़ा हुआ है, तो इनके ऊपर असर करने वाले कुछ रसायन है। रसायन का मतलब है कि जो दवाइयाँ आपको शरीर से और अच्छा तैयार करते हैं। आयुर्वेद में एक सार बताए गए कि रस सार, रक्त सार, यानी द बेस्ट ऑफ द टिश्यूज जी। तो उसे अगर आप तैयार करते हो तो ये बार बार होने वाली बीमारियां रोक सकते हो। तो ये सब चीजें जान के पेशेंट को जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसे रसायन चिकित्सा, और ये रसायन चिकित्सा में रेगुलर जो भी यूज किया जाता है, जैसे अगस्ती हरितकी है, या फिर आंवला है जी। या फिर हरड़े से बनने वाली दवाइयां हैं, या त्रिफला है, ये सब चीजें आप डॉक्टर की सलाह से अगर रेगुलर लेते हो तो, और उसके साथ में और एक है कि नाक और गले के लिए आपको स्टीम और उसके साथ में नाक में दवाइयां कुछ देते हैं जिसे नस्य कहा जाता है जी। तो ये नस्य की वजह से अगर आप इसे ज्यादा दिनों तक यूज करते हो तो बार बार होने वाली सर्दी खांसी से आप खुद को रोक सकते हो जी। तो उसके लिए, और अगर कुछ अंदर ग्रोथ हो गई तो उसके लिए डॉक्टर बताएंगे कि कौन सा वाला नस्य यूज करना है। तो ये सब चीजें आप यूज करके आपके पेशेंट्स को, अगर वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, सर्दी खांसी से आप निकाल सकते हो। तो ये 5 तत्व हमें याद में रखने हैं: आहार, विहार, औषध, पंचकर्म और अपुनर्भव यानी रसायन चिकित्सा। तो
तो इससे जी। सर्दी खांसी बार बार जो होती है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। जी बिल्कुल। सर आपने कहा कि भाप लेना ये बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि घरेलू नुस्खों के तौर पर भी लोग ये आजमाते हैं, लेकिन बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टीम जो हम लेते हैं वो सिर्फ पानी की ले या उस पानी में कुछ डालें। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे भी हम लोग स्टीम या फिर भाप लेने के लिए कहते हैं, तो उसके तरीके अलग अलग है। उसके लिए अलग अलग हम लोग वहाँ पे उपकरण भी जी। इस्तेमाल करते हैं। नाक से और मुंह से सांस अगर लेनी है तो उस वक्त आपको स्टीम का प्रेशर अच्छा होगा, तो 3 से 4 मिनट तक का स्टीम भी आपको काफी हो जाता है। जी। ये पानी का स्टीम, सिर्फ पानी का स्टीम आपको पैसेजेस क्लियर करने के लिए मॉइस्ट एयर अंदर लेके जाता है। लेकिन उसके साथ में अगर किसी बीमारी से जूझता है, जैसे अंदर कुछ विषाणु जीवाणु है जो आपको पता है पहले से, जी। और उसको आपको बाहर निकालना है, तो उस वक्त कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो इसे आपको मदद करती है। जैसे पुदीने का फूल हो, या फिर हम लोग उसमें तुलसी डालते हैं, या फिर उसके साथ में हम लोग कभी कभी लौंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें अगर आपने उसके साथ में जोड़ दी, कुछ लोग हैं जो सिर्फ जैसे अजवाइन है तो उसे थोड़ा सा इसके साथ में मिक्स करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, इसे हम लोग कहते हैं कि जिसके अंदर थोड़े इसेंशियल ऑयल्स जो स्टीम के साथ में ऑयल्स है वो उसके साथ मिक्स होते हैं और उसकी वजह से फायदा मिलता है। तो दवाइयां तो इसमें अलग अलग बहुत सी मिलती है कि जो आप ले सकते हो जी। इसको ही आगे चल के हम लोग नेबुलाइज भी करते हैं, या फिर वहां पे जरूरत है तो इनहेलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और गले के अंदर वहां पे कौन सी स्थिति है, अगर किसी को कफ ज्यादा है तो कफ निकालने वाली दवाइयां भी उसमें है कि जो स्टीम के थ्रू आप दे सकते हो। जी। तो ये समझ के आपको दवाइयां सब कर दी है कि अंदर कौन सा काम आपको करना है। ये भी एक रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। जी। तो उसमें सिर्फ पानी से जब आपको अपने तरीके से लेना है घरेलू नुस्खा, और अगर उसे ट्रीटमेंट के तरीके से लेना है तो उसके साथ में दवाइयां डॉक्टर आपको बताएंगे, तो वो दवाइयों से आप करवा सकते हैं। डॉक्टर, आपके पास जब भी ऐसा पेशेंट आता है जिसे एलर्जी वाली सर्दी हो, तो आप उसे डायग्नोस किस तरह से करते हैं? जैसे एलर्जी किसी को भी होती है तो उसका मतलब है कि छोटी चीज के लिए बड़ा जवाब। जी। यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वहां पे आप बॉम्ब से दे रहे हो। तो ऐसे शरीर वहां पे काम करता है, तो उसको हाइपोसेंसिटाइज करना है, यानी शरीर की रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जी। जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। तो उसके लिए पहले ढूंढना है, तो उसके लिए प्रश्न परीक्षा होती है कि आपको पूछना होता है कि कैसे होता है, फिर उसमें से कौन सी चीजों की वजह से। कुछ चीजें जो नाक से जाके यानी इनहेलेंट्स कहते हैं, कुछ चीजें जो खाने पीने की वजह से होती है, कुछ चीजें बाहर लगने के शरीर के ऊपर, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्किन एलर्जीज है। जी। तो ये एलर्जी का मतलब है कि आपके शरीर की ज्यादा रिएक्शन, हाइपर रिएक्शन, तो उसे आपको ठंडा करना है। तो ये चीज देखने के लिए टेस्ट तो अलग अलग है। एकदम सिंपल सा टेस्ट है कि जिसमें आपको पता चलता है कि इसमें एलर्जी है या नहीं, तो वो आप देख सकते हो। उसके साथ में अगर ये एलर्जी कौन सी चीज की है तो वो भी लगभग 300 से ऊपर टेस्ट है। पहले तो ये टेस्ट के लिए शरीर पे अलग अलग जगह पे वो वहां पे आप पंक्चर करके सुई से वो एलिमेंट वहां पे आप लगा के उसके बाद उसकी रिएक्शन देख के करते थे। अभी ब्लड से लगभग 140 टाइप की एलर्जीज आप ढूंढ सकते हो। तो अगर ढूंढना है तो एलर्जी ढूंढने के लिए, जैसे किसी का एलर्जी है, हम लोग बोलते हैं कि अरे मैंने कुछ खा लिया और उसके बाद में तुरंत दस्त शुरू हो गए, तो ये एलर्जी हो सकती है। किसी को उल्टी वैसे हो सकती है। तो ये आपको पहचानने के लिए एक तो डॉक्टर उसके क्लिनिकल विजडम से पता करेगा कि ये एलर्जी है क्या जी। और ये ब्लड टेस्ट है या फिर ये स्किन के ऊपर जो एलर्जिन का टेस्ट है, और इनसे आपको पता चलता है कि एलर्जी कौन सी है। जो भी एलर्जी है वो चीजों को आपको दूर रखना है। और हाइपोसेंसिटाइजेशन के लिए आयुर्वेद में और एलोपैथी में अलग अलग दवाइयां हैं, उनको लेके आप एलर्जी को दूर कर सकते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें और मार्गदर्शन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दी खांसी ये बार बार होने वाली चीज है, तो आप
मौसम को जान के अपना खान पान बदल लीजिए, तो उससे भी फर्क आ जाएगा। दूसरा है कि स्टीम, ये इसमें एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं हथियार है जी। जो प्रिवेंशन और होने के बाद दोनों वक्त यूज किया जा सकता है। उसके साथ में अगर खुद को जानते हैं फिर आपकी बीमारी को जानते हैं तो उससे भी फर्क जल्दी आ जाएगा। और अगर हो जाती है सर्दी खांसी तो उसके लिए एक सिंपल सी जो चीज है जो हम जानते हैं लेकिन करते नहीं, वो है हाइपर वेंटिलेशन। यानी सांस को जैसे कपालभाति में जैसे हम लोग सांस जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, तो वैसे ही आपने हाइपर वेंटिलेशन, सांस को अंदर जोर से बाहर निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो उससे अंदर जो भी जमा हुआ है उसे बाहर निकाल सकते हैं। और एक टिप है कि कभी भी नोज ब्लोइंग जो करते हैं तो एक नाक आप बंद करके फिर जो ब्लो करते हैं वो बंद कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से कान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आके कान फट सकता है जी। तो इसके लिए थोड़ा सा वो संभालना है कि आपको जब भी नोज ब्लो करना है बाहर तो दोनों नाक से आपको बाहर ब्लो एक साथ में करोगे तो कान के ऊपर उसका होने वाला साइड इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट है, वो नहीं आएगा जी। तीसरी बात ये भी है कि सर्दी खांसी हम इसे कॉमन कोल्ड या कॉमन कफ जैसे बोलते हैं, तो इतना कॉमन होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपने अगर अच्छी मेहनत ली तो आयुर्वेद आप इसको आपसे दूर रख सकता है जी, रसायन की वजह से। तो उसे आप अगर इस्तेमाल करोगे तो सर्दी खांसी से आप दूर रहोगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।